Dear students, your next topic is tensions and conflicts in the post-Soviet republics. Because of the involvement of outsiders and local designated companies, the very conflict started. In Russia, students, two republics, they were Chechnya and Dagestan. These two republics, Dagestan and Chechnya, they just wanted to get themselves separated from Russia. Hence, they started separatist movement. Now, Russia, with a hard sticks, took against this rebellion and they wanted to suppress them. So, they used the military power and just wanted to suppress them. The very violent movement started in these two provinces of Russia. But students, कि कभी भी हम किसी भी प्रकार की क्रांति को, मूवमेंट को पावर से कब तक दबा के रख सकते हैं? चूँकि इसमें नो डाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, क्योंकि मिलिट्री पावर का यूज हुआ, हार्ड स्टेप्स लिए गए, लेकिन आप उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते. नेक्स्ट, इन दिस रिगार्ड, यू नो वेरी वेल दैट इज civil war in Central Asia. Those countries, those republics who were already separated from Soviet Union, there was a movement started there, and this movement started because of the grabbing of the resources. कि किस तरह से अपने को सुदृढ़ करें, पावरफुल बनाएं, और इसलिए रिसोर्सेज के लिए आपस में इनकी टेंशन शुरू हुई. आपको बताऊं कि सेंट्रल एशिया में जो ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जॉर्जिया है, यूक्रेन है, यहाँ पे इनके बीच एक टेंशन स्टार्ट हुआ कि किस तरह से पावर को ग्रैब किया जाए. नॉट ओनली दैट, वहाँ पे सिविल वार की सिचुएशन स्टार्ट हो गई. परिणाम स्वरूप ये आपस में इस तरह से वायलेंट हो गए कि ऑर्डिनरी पीपल को बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा. किंतु इन सब चीज़ के बाद भी यहाँ की जो सिचुएशन थी कंट्रोल नहीं हो रही थी. इनस्टेबिलिटी आ गया, हर तरफ स्थिरता आ गई, लोग अस्थिर हो गए और स्थिरता लाने की कोशिश की जाने लगी. तो इस तरह से सेंट्रल एशिया में आपस में इनके बहुत सारे सिविल वॉर्स हर रिपब्लिक्स में लगभग शुरू हो गया. नेक्स्ट था कि सेंट्रल एशिया जो रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन के जो रिपब्लिक्स थे, ये बहुत बड़े हाइड्रोकार्बन के भंडार थे. निश्चित रूप से इसका इनको बेनिफिट्स मिला. इसके बाद जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ थीं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, रिपब्लिक्स में, जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बड़े बड़े कंपनीज और आउटसाइडर्स के द्वारा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया. ये चाहते थे कि किसी तरह से हाइड्रोकार्बन, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल था, इनके लिए एक इकोनॉमी का सोर्स था, अपने आप को उस दृष्टिकोण से रखें, उस पर ग्रैब करें और अपने आप को किसी भी तरह से इनके ऊपर हावी हो जाए. नॉट ओनली दैट, ये रिपब्लिक्स आपस में इस तरह से लड़ पड़े कि यहाँ तक कि जो रिवर वाटर था उसके लिए भी फाइट होने पड़ गई. ये आपस में लड़ पड़े और फाइट शुरू हो गई. अब चूँकि हाइड्रोकार्बन और सेंट्रल एशिया, अब रिपब्लिक सेपरेट हो गया, रसिया से काफ़ी क्लोज थे. अमेरिका भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा. जिस तरह से आउटसाइडर और देश, उस रिपब्लिक के जो कंपनीज थे आपस में इंटरेस्ट तो ले ही रहे थे, अमेरिका भी वहाँ इन्वॉल्व होना चाह रहा था, चूँकि अपना वो एयर बेस बनाना चाहता था उनके रिपब्लिक्स में, और इसके लिए उसने पे किया. अमेरिका ने वहाँ पे उनको पे किया ताकि एयर बेसिस वहाँ बना सकें, वहाँ से अपने प्लेन के लिए ईंधन ले सकें, फ्यूल ले सकें और अपने प्लेन को उड़ा सकें. और इन्होंने तर्क क्या दिया अमेरिका वालों ने कि चूँकि अफ़गानिस्तान और ईरान इराक में अगर इस तरह की युद्ध होती है तो हमारे लिए
अच्छा होगा कि हम इसमें इंटरेस्ट लें और आपका भी प्रोटेक्शन होगा। हम आपको मिलिट्री पावर देंगे, मिलिट्री के माध्यम से सिक्योरिटी देंगे। इस तरह से सेंट्रल एशिया में भी आउटसाइडर्स भी इंटरेस्ट लेने लगे। अब बात आती है कि ईस्टर्न यूरोप की क्या सिचुएशन थी। हम आपको बताएं कि ईस्टर्न यूरोप में जो चेकोस्लोवाकिया था, ये तो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गए, सेपरेट हो गए। चेक गणराज्य और स्लोवाक्स में पीसफुली इनका स्प्लिट हो गया सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में। बट द सिचुएशन वाज वेरी वेरी वर्स्ट एंड सीवियर इन बाल्कन रिपब्लिक्स, बिकॉज Balkan republics, according to the history, we have already come to know that it was never an independent state. So many people of different language, different religion, different nationals, they were residing there. Once USSR split, then the Balkan republics also declared themselves independent states, like Croatia, Herzegovina, and other states declared themselves independent. But the ethnic Serbs, they didn't like it. They wanted to get all those republics united to be, and for this purpose, they just took very harsh step against non-Serbs. They were Serbians. They didn't like those republics to be separated from Yugoslavia. Though Yugoslavia was divided into 6 parts, but there was a great violation of human rights. Thousands of non-Serbs were killed. This way, it was a very situation in Central Asia, in Eastern Europe took place, which we can say, सब मिला के हम यही समराइज करते हुए कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन थी कि वहाँ पे जीना दुभर हो गया लोगों का। लोग आपस में लड़ पड़े और इस प्रकार हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस प्रकार से आपका टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, योर लास्ट टॉपिक इज इंडिया, इट्स रिलेशनशिप with post-communist countries. India just adopted to establish good relationship with all those republics, communist, after the split of USSR. In this regard, India maintained relationship with Russia and other republics of Central Asia. You know, the very relationship developed in that very situation, in that very time, that even culture, films were transferred from each other. And Raj Kapoor and Amitabh Bachchan, they are so popular in Russian regions. They have become the household names of those regions. This shows good relationship was established in between India and Russia, along with other republics. You know, India and Russia, they wanted to have the vision of multipolar. Here multipolar means the coexistence of all those countries who were free. Now, it means there should be such a situation where all the countries will be independent. They have their separate, अपने अपने अलग अलग उनके फॉरेन पॉलिसीज। इसके साथ साथ आपस में इनके बीच में एक अलायंस, जिसके माध्यम से अगर किसी भी प्रकार की, कहीं से भी किसी प्रकार की अटैक होती है, नेचुरल कोई कैलेमिटीज आती है, तो आपस में ये मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें। इसके बाद बात आती है
कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ये मल्टीपोलर सिस्टम में जो को एग्जिस्टेंस और अदर कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट थे अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि इनका स्लोगन था, और मुख्य रूप से रशिया चाहता था कि सब लोग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लाइक यूएनओ, अर्थात यूएनओ को अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाए, उसको डेमोक्रेटिकाइज किया जाए और उसको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि किसी भी देश में किसी प्रकार के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज आते हैं वो उसको सॉल्व कर सके। इस तरह से भारत और रशिया एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। योर थर्ड हियर पॉइंट इज इंडिया always helped Russia, and Russia in this regard helped India, particularly on Kashmir. Always India got help from Russia. Apart from that, whatever the strategic planning regarding the nuclear weapons, regarding the space, everywhere Russia helped India. Not only that, Russia also supplied arms, ammunition to help India. So that in this way we can say, हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से इनके बीच एक गुड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते चला गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताऊं कि किस तरह से इंडिया को रशिया ने हेल्प किया स्पेस में, और इसने क्रायोजेनिक रॉकेट दिया जिसके माध्यम से हम स्पेस में भी जा सके, हमारा जाना संभव हुआ। इस प्रकार भारत के द्वारा रशिया का जो रिलेशनशिप है हमेशा से डेवलप होते चला गया। यहाँ तक कि रशिया और इंडिया के बीच में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताऊँ, 2001 तक 80 बायलैटरल इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुए थे। अब आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से कोविड-19 के दौरान हमारे चाइना के साथ गलवान घाटी में अक्रॉस द बॉर्डर टेंशन बढ़ गया था। यहाँ तक कि 15 जून की नाइट को हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड by the Chinese troops. In this regard, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर का विजिट हुआ रशिया के पास, ताकि हम और भी वहाँ से जो हमारे आर्म्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, वो मिल सके। और जबकि चाइना ने रशिया को एडवाइस किया था कि आप इस तरह की सिचुएशन में आप इंडिया को किसी भी प्रकार की आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं दें, लेकिन चाइना को इग्नोर करते हुए रशिया ने इंडिया को सारे सामान और सारे फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स एंड आर्टिकल्स टू डेवलप टू एडवांस द अदर रॉकेट्स ऑलरेडी गिवन बाय रशिया इन पास्ट टाइम वर सप्लाइड, इट वाज सप्लाइड बाय Russia. This shows that how betterly India established good relationship with Russia and other communist countries of the world. Now, your chapter, that is the end of bipolarity, is finished, is completed. Okay.